कॉरपोरेट दुनिया के इस एपिसोड में बात होगी भारत के 50 देशों के साथ चल रहे ट्रेड एग्रीमेंट्स, बॉन्ड बाजार में बड़ी कंपनियों की मोनोपोली पर सरकार की चिंता और ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशंस पर सेबी के बैन की। शुरू करते हैं भारत की जीडीपी ग्रोथ और आईएमएफ की रिपोर्ट से। भारत ने एक बार फिर दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली बड़ी अर्थव्यवस्था होने का गौरव कायम रखा है। इस वित्त वर्ष की दूसरे क्वार्टर में जीडीपी की वृद्धि दर 8.2% दर्ज की गई है, जो पिछले 6 क्वार्टर में सबसे ज्यादा है। सरकार की ओर से जारी ऑफिशियल डेटा के अनुसार पिछले साल इसी क्वार्टर में जीडीपी की वृद्धि 5.6% थी। हालांकि विपक्षी दलों ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। आईएमएफ की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला देते हुए उनका कहना है कि भारत के राष्ट्रीय खातों के आंकड़ों को सी ग्रेड मिला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि त्योहारी सीजन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी और निजी इन्वेस्टमेंट में सुधार के कारण आने वाले समय में भी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। भारत लगातार तीसरे साल दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बना हुआ है। इस बार निर्माण क्षेत्र में 9.1% और सर्विस सेक्टर में मजबूत प्रदर्शन के कारण इकोनॉमी में उछाल आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए एक्स पर कहा कि ये वृद्धि हमारी विकास समर्थक नीतियों, सुधारों और देशवासियों के परिश्रम का परिणाम है। हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं ताकि हर नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। भारत इस समय अमेरिका, यूरोपियन यूनियन सहित 50 देशों और ग्रुप्स के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर सक्रिय रूप से बात कर रहा है। फिक्की की सालाना आम बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इन समझौतों के जरिए अपने विश्वसनीय व्यापारिक साझेदारों के साथ काम कर रहा है। पीयूष गोयल ने कहा कि हम सभी व्यापार को हथियार बनते देख रहे हैं। हम सब ने दुनिया भर में विश्वसनीय साझेदारों के महत्व को देखा है। इस समय भारत अलग अलग देशों और देशों के समूहों के साथ बातचीत कर रहा है। इंडिया ओमान के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। साथ ही बहरीन और कतर भी इस समझौते पर बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि खाड़ी सहयोग परिषद भी अब बातचीत कर रही है। हम न्यूजीलैंड से बात कर रहे हैं। अमेरिका और 27 देशों के यूरोपियन यूनियन के साथ भी भारत की सक्रिय बातचीत चल रही है। इसके अलावा आसियान और साउथ कोरिया के साथ हुए पुराने एफटीए को रिव्यू किया जा रहा है ताकि उसमें संतुलन लाया जा सके। इसके साथ ही यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ हाल ही में बातचीत शुरू हुई है, जबकि इजराइल के साथ भी जल्दी ही वार्ता शुरू की जाएगी। पीयूष गोयल ने बताया कि कनाडा के साथ सीईपीए पर अगले सप्ताह चर्चा आगे बढ़ेगी। कनाडा और भारत इस पर विचार कर रहे हैं। कनाडा के साथ सीईपीए पर अगले हफ्ते चर्चा आगे बढ़ने के बाद दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ और मर्कोसुर ग्रुप ने भी भारत के साथ एफटीए वार्ता में रुचि व्यक्त की है। Today, Atmanirbhar Bharat has become a collective mission of all of us. Every Indian, in his own way, is contributing towards that vision, towards that journey. Modi ji had made a very telling comment once. There is only one medicine for 100 sorrows, and that is self-reliant India. We will face stress, we will have problems, we will have challenges come and go. How well we are prepared to face those challenges is going to determine our future, our success. कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला चरण दिसंबर तक अंतिम रूप ले लेगा, इस बात की संभावना है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और केवल कुछ संवेदनशील विषय रह गए हैं जिन पर दोनों पक्ष विचार कर रहे हैं। अग्रवाल ने कहा कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, ज्यादातर मामले सुलझ चुके हैं। कुछ गैर बातचीत योग्य मुद्दे हैं, खासकर कृषि क्षेत्र से जुड़े, जिन पर दोनों देशों को अपने हितों का ध्यान रखना है। लेकिन कुल मिलाकर हम दिसंबर तक पहले चरण को पूरा करने के लक्ष्य पर कायम हैं।
हाल ही में दोनों देशों के बीच वर्चुअल टॉक्स हुई हैं, जिसमें वस्तुओं पर 25% पारस्परिक शुल्क कम करने और तेल शुल्क जैसे विषयों पर चर्चा हुई। अभी भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 190 अरब डॉलर सालाना का है। इस समझौते से दोनों देशों को बाजार पहुंच बढ़ाने और व्यापार में डाइवर्सिटी लाने में मदद मिलेगी। भारत 2 चरणों वाली रणनीति पर काम कर रहा है। पहले चरण में एक लिमिटेड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होगा और दूसरे चरण में विस्तृत और व्यापक व्यापार समझौता किया जाएगा। Our expectations, we are very optimistic and very hopeful that we should find a solution within this calendar year. But as you know, with any trade negotiations, the final deadlines cannot be, because even if there is one sticking point or one sticking issue which is in the mind of even one of the partners, the trade deal may not meet that deadline. Having said that, I think the overall position is well set to deliver it in next few weeks or months as soon as we can. But let's see, it's a call that will have to be taken at multiple levels. At the levels of negotiator, I think we are in a zone where we can say it is something that we can achieve in a very short while of time. There's not much to negotiate. There are very few issues, and that can be taken. The political call needs to be taken on some of them. And having said that, also as a country, we have always stood for our own sensitivities and our own uniqueness. So there are areas which are non-negotiables from our perspective. And that I think people or the countries which have negotiated deals with us are very clear that what are the things that India is not open to negotiate or not able to commit or bring to the table because of our unique nature of our economy, the way we are poised and the sensitivities that we do have in our economy. So those remain negotiable, whether it is any agreement, including the one with United States. Thank you. बॉन्ड मार्केट में बड़ी और अच्छी रेटिंग वाली कंपनीज के एकाधिकार पर सरकार ने चिंता जताई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि मध्यम आकार की कंपनियों को व्यवस्थित और सस्ते तरीके से बाजार तक पहुंचने में सक्षम बनाने की जरूरत है। साथ ही बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने की भी आवश्यकता है। इन्वेस्टर्स को परिपक्वता तक बॉन्ड रखने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। नागेश्वरन ने कहा कि बॉन्ड मार्केट और बैंक फंडिंग का डबल इंजन भारत जैसी बढ़ती इकोनॉमी को आगे चलकर आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की मांग के बीच घरेलू धन को भारतीय ऋण बाजार में फंडिंग का संचालन करना चाहिए और विदेशी प्रवाह को इसका पूरक होना चाहिए। सीईए ने कहा कि बड़ी और अच्छी रेटिंग वाली कंपनियां आसानी से कैपिटल जुटा लेती हैं। आगे का काम मिडिल साइज की कंपनियों, बुनियादी ढांचे की कंपनियों और सप्लाई चेन फर्मों को बाजार पहुंच प्रदान करना है। नागेश्वरन ने कहा कि इन बुनियादी बातों ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है। भारत सरकार सिक्योरिटीज को ग्लोबल इंडिकेटर्स में शामिल करने में भी अपना योगदान दे रही है। सेबी ने ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशंस, उसके प्रमोटर्स और अन्य लोगों को सिक्योरिटी मार्केट से 2 साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। आईपीओ की राशि के दुरुपयोग के लिए 75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके प्रमोटर और एमडी प्रतीक श्रीवास्तव और निकिता श्रीवास्तव पर 20-20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सेबी ने डीआईएल, टाफिन फाइनेंशियल एडवाइजर्स और संदीप घाटे पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। माइक्रो इंफ्राटेक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। डीआईएल ने अपने आईपीओ में जनता से 33 करोड़ 96 लाख रुपए जुटाए। शेयर्स को 23 दिसंबर 2022 को बीएसई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड किया गया। इसने झूठी घोषणाएं की, जिससे शेयर्स की खरीद बढ़ गई। इससे आईपीओ से पहले के इन्वेस्टर एक समान कीमत पर शेयर बेचकर बाहर निकल गए। ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.